नमस्कार फ्रेंड्स, माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जून 2011 CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना स्टार्ट किया है। फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 to 25 हमने सोल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट बी अभी हमारे पास चल रहा है। तो रोज 4-4, 5-5 क्वेश्चंस लेकर हम कंप्लीट सॉल्यूशंस कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस पेपर के आपको अवेलेबल करवाएं। तो आप साथ के साथ इनको सोल्व करते रहिए और आप अपने लिए मैटर या नोट्स वगैरह प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आए। लेट जीटा बी ए प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, डिफाइन ए इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, साथ ही वेक्टर v, v1 v2 जिसके 5 कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं v5 तक, वो दिया हुआ है R5 के अंदर। va की डेफिनेशन आपको दे रखी है, रूट va v ट्रांसपोज, वेयर vt इज ट्रांसपोज ऑफ v। साथ ही w वेक्टर आपको डिफाइन कर रखा है जिसके कंपोनेंट्स 1 -1 1 1 और -1 है। तब आपको WA की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट WA इक्वल टू। तो मोड ऑफ WA की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो यहाँ VA की डेफिनेशन आपके सामने है, V को W से आप रिप्लेस करोगे तो WA W ट्रांसपोज, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साथ ही यहाँ पर ये दे रखा है कि जीटा प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो nth रूट ऑफ यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी की कंडीशन आपको दे रखी है, सपोज ओमेगा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा n इक्वल टू किसके होगा 1 के, और साथ ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। ये nth रूट की कंडीशन है। अब यहाँ पर देखिए जीटा आपको क्या दे रखा है, जीटा इज प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर ये फिफ्थ रूट है देन जीटा 5 इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के, और साथ ही 1 प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा क्यूब जीटा 4 इक्वल टू किसके होगा 0 के। तो ये तो प्रिमिटिव रूट्स की कंडीशन आपके पास है, ये कंडीशन हम यहाँ पर काम में लेंगे। दूसरी चीज WA की डेफिनेशन, यहाँ पर मोड ऑफ WA की डेफिनेशन आपके सामने है, WA इक्वल टू रूट ये है, तो WA W ट्रांसपोज मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए WA की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, यहाँ पर WA आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए ये डेफिनेशन V की हमें दे रखी है, तो V को मुझे W से रिप्लेस करना है, तो WA W ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आ रहा है WA W ट्रांसपोज। तो W जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स 1 -1 1 1 -1 इनटू मैट्रिक्स A हमें दे रखी है, इनटू ट्रांसपोज ऑफ W। तो W एक रो बन रही है हमारे पास, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉलम। इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों मैट्रिसेज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंपोनेंट्स हमारे पास बने, 1 को जाई -2, फिर सेकंड, तो फिर इस रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो जाई -1 एंड सो, ये हमारे पास आ गया इनटू दिस कॉलम। फिर इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया जाई -2 जाई टू द पावर वो जीटा टू द पावर -1 1 प्लस जीटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है। यहां से अगर मैं जीटा स्क्वायर से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करूं तो जीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जीटा स्क्वायर से मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जीटा स्क्वायर से जब यहां करेंगे 1 अपने पास आ गया, यहाँ पर जीटा स्क्वायर, यहाँ पर जीटा क्यूब जीटा 4, और ये जो वैल्यू बन रही है, क्योंकि जीटा यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, जीटा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, इसलिए 1 प्लस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा क्यूब प्लस जीटा 4 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, यानी कि WA W ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 की। अगर ये वैल्यू 0 बन रही है उस केस में मोड ऑफ WA विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा मोड ऑफ WA इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 0।
क्वेश्चन नंबर 27 हम इसका देखें। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट M where M is from 1 to 1000, M and 1000 are relatively prime। तो यहाँ पर M एक नंबर दे रखा है, एक सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट क्या है M। अब M 1 से लेकर 1000 तक का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन साथ में कंडीशन है कि M क्या होगा 1000 के रिलेटिवली प्राइम होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इस क्वेश्चन में आपको 1000 के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की संख्या फाइंड करनी है। तो कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है n, अब आप ध्यान देना, n अगर कोई भी नंबर दे रखा है, n के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कितने होंगे उसके लिए आप फाई फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो फाई n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो फाई n जो होगा वो उसके रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर 1000 हमें दे रखा है, तो 1000 के रिलेटिवली प्राइम m आएगा, तो m हमें फाइंड करने के कितने बनेंगे, तो 1000 के रिलेटिवली प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए फाई 1000 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फाई फंक्शन आप किस तरह से डिफाइन करते हैं ये अपने पास है। एक सिंपल सा आप देखिए यहाँ पर, सपोज n इक्वल टू कोई भी आपके पास नंबर है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो सकता है। n अगर नंबर है तब n का हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो n को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आपने लिख दिया, सपोज p1 रेज टू द पावर a1, p2 पावर a2, pk पावर ak। तो इस नंबर n को सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखने के बाद अब इस नंबर n के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स किससे डिनोट करते हैं, फाई n से, फाई n से। और फाई n की जो फॉर्मूला है वो आप ये नोट करिए, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2 एंड सो ऑन 1 माइनस, सॉरी ये p नहीं है यहाँ पर, ये 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन pk। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है 1000, तो 1000 के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अब मुझे 1000 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n इक्वल टू किसके 1000, 1 माइनस 1 अपॉन p1, तो p1 क्या है यहाँ पर 2 पहला प्राइम नंबर, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 दूसरा प्राइम नंबर क्या आ गया यहाँ पर 5, तो 1 अपॉन 5। तो 1000 इंटू 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 5 ये अपने पास आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो 400। सो देयर आर 400 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स टू 1000। तो हमें m के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, 1000 के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स निकालने थे, तो वो क्या आ रहे हैं 400। तो जब भी आपको रिलेटिवली प्राइम्स चाहिए तो आप 5 फंक्शन काम में लेंगे। अब 5 फंक्शन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो चीज आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 अपॉन p1, 1 अपॉन p2, ये 1 अपॉन pk, p नहीं होकर क्या है 1 अपॉन pk, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम देखें 400 यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आए हम, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 100। तो 2 रेज टू द पावर 100 आपको दे रखा है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 100, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 50, तो 50 इंटू 2 वापस वही 100 आ जाएगा। तो 4 हमारे पास आ गया, 4 टू द पावर 50। अगेन मैं इसको 4 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 25 कर सकता हूँ, 25 इंटू 2 तो अगेन 50, तो 16 रेज टू द पावर 25। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 हमारे पास आएगी। अब इसका कितनी बार भी 16 को खुद से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 चल रही है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा लगातार, और 6 अगर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर यूनिट डिजिट पर हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 6, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखें, dimension of the vector space of all symmetric matrices of order n cross n where n is greater than or equal to 2 with real entries and trace is equal to 0। तो यहाँ पर आपको एक वेक्टर स्पेस सिमेट्रिक मैट्रिसेज की सहायता से एक वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन आपको फाइंड करना है।
तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो भी जिस तरह की मैट्रिक्स के जो वेक्टर स्पेस बनती है उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो आपको फिक्स याद रखना है। वो हर एक उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी वेक्टर स्पेस जो बन रही है उसको रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको याद रखिए किस तरह से हमें फाइंड करना है। जो भी मैट्रिक्स आपके पास बन रही है उसमें अननोन कितने हैं, या ये कहें कि फ्री नंबर्स कितने हैं, या ये कहें हमें एक तरह से इंडिपेंडेंट चीजें वहां पर फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ अननोन्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं, वो उसका लिए क्या बनेगा, डायमेंशन बनेगा। अब यहां पर आप देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे रखी है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये हमारे पास है, ये सपोज कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A11 A12 A1n A21, ये सेकंड रो, ये इसकी nth रो, सपोज n क्रॉस n की ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के अंदर अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं आपको पता है। जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो भी एंट्रीज यहाँ पर अपीयर हो रही हैं उन सब के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। A11 A22 ANN, तो n एंट्रीज तो ये हो गई जो अननोन अपने पास हैं। तो n तो मैंने डायगोनल की एंट्रीज ले ली यहाँ पर। दूसरा, अगर A11 आपको पता चल गया तो A21 भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A12 अगर आपके पास है तो A21 अननोन नहीं है अब, क्योंकि A12 अगर आपके पास है देन A12 इक्वल टू A21 बिकॉज मैट्रिक्स इज गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी तरह से ऊपर जो डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे ऊपर के अगर एलिमेंट्स हमारे पास हैं तब इसके नीचे वाले एलिमेंट्स डायरेक्टली आपको पता होंगे तो उनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने हैं, एन स्क्वायर, जिनमें से n तो मैंने डायगोनल वाले निकाल दिए, n तो ये होंगे। अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे डायगोनल के अलावा, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स, लेकिन उनमें से भी मुझे हाफ चाहिए, क्योंकि हाफ एलिमेंट्स तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, वहीं से निकाल सकते हो। तो उनमें से उनका मैंने हाफ कर दिया, तो n स्क्वायर माइनस n, इसका क्या कर दिया, हाफ। ये अननोन हमारे पास आए, लेकिन साथ ही एक कंडीशन और आपको यहाँ पर दे रखी है। कंडीशन ये है कि ट्रेस इक्वल टू जीरो। तो ट्रेस अगर जीरो है इसका मतलब डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स है इन सब का एडिशन जीरो के बराबर है। इसका मतलब एक एलिमेंट, अगर सपोज n एलिमेंट यहाँ पर अपने पास आ रहे हैं तो n एलिमेंट्स में से n माइनस वन एलिमेंट्स, या ये कहें कि एक रिलेशन और आपके पास आ गया तो एक एलिमेंट और आपको मिल जाएगा, क्योंकि n माइनस वन एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो एक nवा एलिमेंट आप उस इक्वेशन से जो A11 प्लस A22 प्लस ANN इक्वल टू 0 बन रहा है उसमें से निकाल सकते हैं। तो यानी कि जितनी भी कंडीशंस आपको दे रखी है उतनी कंडीशन और कम हो जाएंगी। तो यहाँ से एक ट्रेस वाली कंडीशन दे रखी है तो वो और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया आपको कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अननोन्स आपको फाइंड करने। n तो डायगोनल वाली एंट्रीज हो गई, साथ ही अब यहाँ पर अननोन कितने बचेंगे, n स्क्वायर माइनस n का हाफ, तो टोटल ये अननोन हो गए। साथ ही एक कंडीशन साथ में दे रखी ट्रेस वाली, उस कंडीशन को मैंने कम कर दिया है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n बाई टू आ गया और माइनस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर n स्क्वायर प्लस n बाई टू माइनस वन, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन टू करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम इसका देखें। क्वेश्चन नंबर 30, लेट I इक्वल टू 1 यूनियन 2 विच इज सबसेट ऑफ R for all x belonging to R, phi x equal to distance of x, I, और डिस्टेंस किसी भी पॉइंट x की डिस्टेंस I से डिफाइन कर रखी है। तो वो डिस्टेंस कैसे डिफाइन होगी, इनफीमम ऑफ मोड x माइनस वाई, और y किसका एलिमेंट हो गया, I का। ये आपको फाई x फंक्शन दे रखा है। तब आपको फाई के बारे में बताना है कि क्या फाई डिसकंटिन्यूअस है कहीं, या फाई कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, फाई कंटिन्यूअस है लेकिन केवल 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि फाई की कंटिन्यूटी चेक करनी है, और x इक्वल टू 1 3/2 और 2 पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इस फंक्शन की चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाई x फंक्शन की शकल आपको देखनी है कि ये किस तरह का दिखाई देता है। अगर फाई x फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने होगा तो फिर आराम से आप उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं।
तो 5x इक्वल टू इस तरह से अगर आपको यहाँ दे रखा है तो किस तरह से आप लिखोगे, देखो इसको, ये 5x दिया हुआ है, साथ ही इंटरवल i की वैल्यू, i जो यहाँ पर इंटरवल नहीं होकर एक सेट है, तो i जो सेट आपको दे रखा है उसमें केवल दो एलिमेंट्स है, एक तो 1 है और एक 2 है, और y इसका एलिमेंट है, तो y के लिए केवल दो पॉसिबिलिटी, भाई या तो y की वैल्यू 1 होगी या फिर y की वैल्यू 2 होगी, केवल ये दो पॉसिबिलिटी अपने पास है y के। ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब देखिए 3 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, मैं तीनों जो मैक्सिमम वाले पॉइंट्स है 1, 3/2 और 2, तीनों ही पॉइंट्स को एक बार ले लेता हूँ। तीनों पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पर लगाऊं लाइन पर 1, 3/2 और 2, ये है, तो y तो है, y की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। अब x मैं ले रहा हूँ, x के लिए यहाँ कंडीशंस बना सकते हो, अगर यहाँ लेते हो तो x वो वाली कंडीशन है व्हेन x इज लेस देन 1, या फिर x 1 से लेकर कहाँ दे सकते हो आप 3/2 तक, या फिर x 3/2 से लेकर कहाँ तक ले सकते हो आप 2 तक, या फिर x ग्रेटर देन 2 आप ले सकते हो। तो ये चार केसेस में बना रहा हूं। तो अगर x लेस देन 1 है, x अगर लेस देन 1 है, उस केस में क्या होगा, x अगर लेस देन 1 है, उस केस में इन्फिमम डिस्टेंस के लिए y की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, यानी x इस रीजन में है, अब इस रीजन में है तो y में y क्या है आपके पास, y की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी, लेकिन आपको तो इन्फिमम यानी कि कम वाली डिस्टेंस लेनी है। तो यहां जब आप x ले रहे हो तो y की इन्फिमम डिस्टेंस के लिए ये वाला पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 पॉइंट से इस x की डिस्टेंस इन्फिमम होगी, तो यहाँ पर x ले रहे हो आप और यहाँ y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, अपन 1 ले रहे हैं, तो y मैंने 1 ले लिया, तो y तो यहाँ पर 1 हो गया, और x y से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो रहा है, x लेस देन क्या है यहाँ पर 1, इसका मतलब ये जो मोड है इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि y यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर बचने वाला है, y यहाँ पर x की वैल्यू से क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू से अगर ग्रेटर देन मिल रहा है तो इस मोड के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस। तो देखिए आप यहाँ पर अगर x लेस देन 1 है, उस केस में माइनस ऑफ x माइनस 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 आ चुकी थी इन्फिमम डिस्टेंस के लिए, और ये अपने पास मिला 1 माइनस x। अब मैं 1 से 3/2 वाले में आता हूँ, अगर 1 से 3/2 में आप देखो x है, अब मुझे बताइए आप कि x की y से इन्फिमम डिस्टेंस 1 से होगी या फिर 2 से होगी, अगर इस इंटरवल में आ रहा है 1 से 3/2 के बीच में आप ले रहे हो, तो अगेन इसकी जो इन्फिमम डिस्टेंस है वो 1 से होगी, लेकिन यहाँ पर x 1 से बड़ा है, तो x अगर 1 से बड़ा है तो अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास बन गया x माइनस 1 व्हेन x इज फ्रॉम 1 to 3/2। तीसरा केस, अगर x में ले रहा हूँ ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन 2, अब ये x इन्फिमम डिस्टेंस आपको x की किससे देखनी है, y से, y की दो पॉसिबिलिटी 1 या 2, तो y अगर 2 है तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, यहाँ अगर आप x ले रहे हो तो इन्फिमम डिस्टेंस किससे होगी, 2 से, तो y की वैल्यू 2 रख दी, लेकिन x यहाँ पर जो आप ले रहे हो वो 2 से क्या होगा, कम होगा, तो 2 से कम है तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस, मोड की डेफिनेशन से, तो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस x व्हेन x इज फ्रॉम 3/2 to 2। लास्ट वाला केस हम देखें, अगर x 2 से बड़ा है ग्रेटर देन 2, उस केस में क्या होगा, y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको 2, क्योंकि इन्फिमम डिस्टेंस के लिए अब 1 तो बहुत दूर हो गया है पॉइंट, तो 2 आप लोगे, तो 2 की x से डिस्टेंस, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 फिक्स कर दी। अब x y से बड़ा है यानी 2 से बड़ा है तो साइन ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस ही ले लोगे आप, तो x माइनस 2। तो ये चार पॉसिबिलिटीज जो आपके पास बन रही है। अब 5x आपके सामने आ चुका है बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में, कि अगर x लेस देन 1 है then 5x equal to 1 minus x, if x is from 1 to 3/2 then 5x equal to x minus 1, if x is from 3/2 to 2 then it is 2 minus x, and if x is greater than 2 then it is x minus। ये फंक्शन 5x आपके पास आ गया। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी देखता हूँ। x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी देखें तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट लिमिट 1 यहाँ पर रखोगे 0, राइट लिमिट x इक्वल टू 1 इसमें रखोगे 0, ठीक है, और साथ ही पॉइंट में यहाँ शामिल कर रहा हूँ तो कंटिन्यूअस है। 3/2 पर देखें, 3/2 की लेफ्ट लिमिट यहाँ पर रखकर देखेंगे तो 1/2 आ रहा है, 3/2 जब यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 आ रहा है, तो 3/2 पर भी कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट लिमिट के लिए 2 यहाँ रखोगे तो 0, राइट लिमिट के लिए 2 यहाँ रखोगे तो 0।
यानी कि तीनों ही पॉइंट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं 1, 3/2 और 2, इन पर फंक्शन फाई एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। अब मैं देखूं इसकी डिफरेंसिबिलिटी। अब x इक्वल टू 1 के लिए अब डिफरेंसिबिलिटी आप डायरेक्ट इस तरह के फंक्शंस की इस तरह भी चेक कर सकते हैं। 5 डैश करके देख लो, 5 डैश करोगे तो ये तो क्या बनेगा -1, यहाँ क्या बनेगा +1, तो 1 की लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट डेरिवेटिव तो क्या आएगा -1 और 1 का राइट डेरिवेटिव क्या आएगा +1, इसका मतलब 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 3/2 के लिए इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ रहा है 1, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है -1, तो 3/2 की भी लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग आ रही है। 2 पर देखें तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, जब डेरिवेटिव करेंगे -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी +1, तो लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है -1, राइट डेरिवेटिव क्या आ रहा है +1, इसका मतलब 3 और 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या हुआ, 1, 3/2 और 2, इन तीनों ही पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर 1, 3/2 और 2 तीनों ही पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन फाई इज डिसकंटिन्यूअस समवेयर, नहीं, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये हर जगह कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। फाई इज कंटिन्यूअस ऑन आर, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट एक्स इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि फाई आर पर कंटिन्यूअस है लेकिन केवल x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो अगर ये ओनली नहीं लगा था तब तो ये सही था, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसने कहा केवल x इक्वल टू 1 पर नहीं है, लेकिन वो तो 3 पॉइंट्स पर नहीं है। इसी तरह से थर्ड में भी उसने ओनली आपको दे रखा है, ओनली लगा रखा है यहाँ पर x इक्वल टू 1 और 2, लेकिन इनके अलावा भी एक पॉइंट है जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आप देखें, फाई इज कंटिन्यूअस ऑन R but it is not differentiable only at x equal to 1, 3/2 and इन तीनों ही पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप आगे भी हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज हम 4-4, 5-5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नेट के अपलोड करते रहेंगे। ये टारगेट अपना है कि जो भी पिछले लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से लेकर 2000 जो लास्ट 2019 दिसंबर वाला जो क्वेश्चन पेपर हुआ है वहां तक के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करें। माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।